बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 5 के रिमेनिंग दो टॉपिक्स को स्टडी करेंगे, दैट इज़ एड्स एंड हेपेटाइटिस। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में रेट्रोवायरसेस के बारे में डिस्कस किया था कि रेट्रोवायरसेस हमने कहा था दीज आर द स्पेशल ग्रुप ऑफ वायरसेस जो अपने सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रेट्रोवायरसेस के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने कहा था ये आरएनए इन्वेलप वायरसेस होते हैं। इन्वेलप मीन्स कि इनकी सराउंडिंग पे इनका जो कैप्सिड जिसके अंदर इनका जिनोम कवर हुआ होता है या इनक्लोज्ड हुआ होता है, उस कैप्सिड के बाहर भी एक इन्वेलप होता है, ठीक है। उसको हम वायरस का इन्वेलप, वायरल इन्वेलप कहते हैं। इस इन्वेलप के ऊपर कुछ स्पाइक्स मौजूद होते हैं, जैसे कि आपको इस स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है। ये स्पाइक्स क्या करती हैं? इन स्पाइक्स का क्या काम है कि ये जब वायरस होस्ट सेल के साथ अपने लिविंग होस्ट, जैसे हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स हैं, जैसे HIV वायरस है, ये वाइट ब्लड सेल्स पे अटैक करता है। तो ये HIV वायरस जो कि रेट्रोवायरस है, जब ये वाइट ब्लड सेल्स के साथ अटैच होता है तो इन स्पाइक्स के जरिए अटैच होता है। इन शॉर्ट, स्पाइक्स जो हैं वो होस्ट सेल की सरफेस पे अटैचमेंट के लिए मौजूद होते हैं वायरसेस की इन्वेलप के ऊपर। उसके अलावा हमने कहा था कि इनके अंदर एक स्पेशल एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसकी मदद से ये अपने सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करते हैं ताकि होस्ट के डीएनए पे अटैक कर सकें। तो वो एंजाइम कौन सा था? उसका नाम हमने बताया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को उल्टा लेकर चलता है। तो रेट्रोवायरसेस के पॉइंट्स को यहाँ पे क्लियर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना एड्स का क्वेश्चन, एड्स का टॉपिक। एड्स स्टैंड्स फॉर, सबसे पहला पॉइंट कि एड्स किस चीज़ की एब्रीवेशन है? इट्स एब्रीवेशन ऑफ एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये वो बीमारी है जो जिसकी अभी तक प्रॉपर वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। इसका इलाज, प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका नहीं है। पेन किलर्स, पेन हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो, पेन किलर्स या कुछ ड्रग्स दे के आप कुछ देर के लिए वक्ती तौर पे इसको रोक सकते हो, बट प्रॉपरली इसका कोई ट्रीटमेंट, इसकी कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं। जैसे पोलियो की वैक्सीनेशन है, हेपेटाइटिस की कुछ जो टाइप्स हैं हेपेटाइटिस की, उनकी वैक्सीनेशन मौजूद है, लेकिन एड्स की प्रॉपर वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है। वैक्सीनेशन बनाई गई है लेकिन अभी तक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे यही कहा गया है कि वो प्रॉपरली एड्स का क्योरमेंट या उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। एड्स की अगर हम डिस्कवरी के लिहाज से बात करें तो 1980s में होमोसेक्सुअल्स में सबसे पहले इसकी रिपोर्ट की गई थी, जो कि कुछ फिजिशियंस ने की थी। होमोसेक्सुअल यंग मेल्स के अंदर इसके बारे में बताया गया था। होमो मीन्स सेम, तो सेक्सुअल मीन्स सेक्सेस, यानी कि जो सेम जेंडर के लोग थे, मेल मेंबर्स जो थे, उनके अंदर सबसे पहले इसकी रिपोर्टिंग की गई थी। उसके बाद इसकी डिस्कवरी नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट्स में भी देखी गई थी, जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया गया था, ब्लड ट्रांसफ़र जिनमें किया गया था। तो उसमें ये बताया गया था कि ब्लड प्रोडक्ट्स कह सकते हैं या ब्लड ट्रांसफ़र किया गया था, तो उसमें ये कहा गया था कि ये डिजीज़ यानी कि एड्स जो है वो नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट्स में भी हो सकती है। अगर आप किसी नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट को होमोसेक्सुअल पेशेंट का ब्लड डोनेट करते हो तो नॉन नॉन होमोसेक्सुअल यानी कि डिफरेंट जेंडर का, लाइक एक मेल से अगर आप फीमेल की बात कर रहे हो तो एक मेल से फीमेल को अगर आप कोई ब्लड डोनेट कर रहे हो, वो ब्लड जिसमें एड्स का वायरस मौजूद है, जो एड्स से अफेक्टेड है, तो इट मीन्स उस फीमेल के अंदर ब्लड ट्रांसफ़र होने के बाद ये डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। तो 1980s में होमोसेक्सुअल्स में इसकी डिस्कवरी होने के बाद ये भी बताया गया था कि नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट्स में भी ये डिजीज़ हो सकती है। 1980s के बाद 1984 में जिस कॉजेटिव एजेंट की वजह से ये डिजीज़ होती है उसको आइडेंटिफाई किया गया था। किसने आइडेंटिफाई किया था? देयर वाज अ रिसर्च टीम्स, डिफरेंट रिसर्च टीम्स थी फ्रॉम पैस्टर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस की कुछ टीम्स थी, कुछ टीम्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन USA की टीम्स थी, जिन्होंने इस डिज़ीज़ कॉजेटिव एजेंट जो इस डिज़ीज़ को कॉज करता है, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ होती है, उस एजेंट को आइडेंटिफाई किया था। और 1866 में प्रॉपरली उसको नाम दिया गया था, दैट वाज HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। H फॉर ह्यूमन, I फॉर इम्यूनोडेफिशिएंसी एंड V फॉर वायरस। इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब हमारे इम्यून सिस्टम की जो वर्किंग है, उसकी फंक्शन को कम कर देता है, लॉस उसमें उसकी वर्किंग में लॉस होता है, यानी कि कम होना शुरू होता है, उसकी वर्किंग जो है वो इफेक्ट होती है। तो यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डेफिशिएंट हो जाता है क्योंकि वो इफेक्ट होता है। इट मीन्स के इम्यून सिस्टम जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। एड्स के सिम्टम्स क्या हैं? सीवियर निमोनिया कॉज होता है, हमारे ब्लड वेसल्स में कैंसर कॉज हो सकता है, रेयर वेस्कुलर कैंसर, सडन वेट लॉस है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जनरल लॉस ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम की वर्किंग जो है वो कम होना शुरू होती है और ऐसे ऐसा ख़त्म हो जाती है। पैथोजेनेसिस क्या है इसकी, यानी कि किस तरह से ये इन्फेक्ट करता है, या एड्स जो है वो जिस पॉजिटिव एजेंट यानी कि HIV की वजह से ये होता है, तो HIV कैसे अटैक करता है? HIV सबसे पहले हमारे मेजर सेल्स पे इफ़ेक्ट करता है, जो इस पे जिस
जिन पे HIV की अटैक की वजह से इनका नंबर या अमाउंट जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो इन शॉर्ट HIV हमारे टी लिम्फोसाइट्स पे अटैक करता है। टी लिम्फोसाइट्स क्या हैं? दीज आर द वाइट ब्लड सेल्स, हमारे इम्यून सिस्टम का मेजर कंपोनेंट्स हैं, मेजर पार्ट है हमारे इम्यून सिस्टम का। हमारा इम्यून सिस्टम वाइट ब्लड सेल से बना हुआ है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप ही है ये टी लिम्फोसाइट्स। तो हमारे इम्यून सिस्टम का मेजर पार्ट जो है वो टी लिम्फोसाइट्स है, वाइट ब्लड सेल्स है। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है वो इन सेल्स पे अटैक करता है, जिसके रिजल्ट में हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसकी वर्किंग कम होते होते ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब जिस इंडिविजुअल में या जिस पर्सन में HIV ने टी लिम्फोसाइट्स पे अटैक किया है, उस इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम काम करना छोड़ गया है या उसका इम्यून सिस्टम जो है वो डिजीज़ के अगेंस्ट डिफेंड नहीं कर रहा, तो क्या होगा? उस इन्फेक्टेड पर्सन में जिसके अंदर HIV ने अटैक किया है, जिसके अंदर एड्स हुई है, वो हर तरह की दूसरी डिजीज़ के लिए सस्केप्टेबल कंसिडर किया जाता है। यानी कि वो इंडिविजुअल जो एड्स से सफ़र कर रहा है, जिसके अंदर HIV वायरस मौजूद है, HIV के इम्यून सिस्टम के सेल्स पे अटैक करने की वजह से इम्यून सिस्टम ने अपनी वर्किंग छोड़ दी है। तो इसका मतलब हर तरह की डिजीज़ उस इंसान में, उस इंडिविजुअल पर्सन में, उस इन्फेक्टेड पर्सन में हो सकती है। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम वर्क नहीं कर रहा। इम्यून सिस्टम वर्क नहीं कर रहा तो जो भी डिजीज़ या जो भी पैथोजन मौजूद है जो डिजीज़ कॉज करेगा हमारी बॉडी में, हमारा इम्यून सिस्टम उस पैथोजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी को डिफेंड नहीं कर सकता, प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। उसके अलावा HIV हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स पे भी अटैक करता है, उनको भी इन्फेक्ट कर सकता है। उसके अलावा इसकी होस्ट स्पेसिफिसिटी की बात करें तो HIV जो है मंकीज़ के अंदर सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था। उसमें बताया गया था, ये कहा गया था कि ये मंकीज़ के अंदर HIV इन्फेक्ट करता है, अटैक करता है, अपनी कॉपीज़ भी बनाता है, लेकिन उनके अंदर डिजीज़ कॉज नहीं करता। डिजीज़ कॉज ना करने की वजह क्या है कि ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। होस्ट स्पेसिफिक मींस कि इनको एक रिसेप्टर साइट की रिक्वायरमेंट होती है जो मंकी के सेल्स के अंदर HIV को नहीं मिलती। दैट उस रिसेप्टर साइट का नाम है CD4 रिसेप्टर साइट, जो हम आगे इन्फेक्शन साइकिल में देखेंगे। अब वो CD4 रिसेप्टर साइट जो है मंकीज़ में नहीं होती, इसलिए HIV की कॉपीज़ तो बन रही हैं, यानी कि HIV इन्फेक्ट कर रहा है, मल्टीप्लाई भी कर रहा है, अपनी कॉपीज़ भी बना रहा है, लेकिन डिजीज़ कॉज नहीं कर रहा। डिजीज़ कॉज नहीं कर रहा मतलब सिम्टम्स शो नहीं होंगे। इसकी रीज़न यही है, इट मीन्स के HIV जो है, HIV वायरसेस जो हैं, दीज आर होस्ट स्पेसिफिक वायरसेस। ट्रांसमिट कैसे होता है? इट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि HIV की ट्रांसमिशन कैसे होती है, या एड्स जो है वो कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, HIV स्प्रेड कैसे हो सकता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, एक डोनर है वो ब्लड डोनेट करना चाहता है, लेकिन उसको अगर ये नहीं पता कि वो एड्स का पेशेंट है और वो बिना टेस्टिंग के, बिना स्क्रीनिंग के ब्लड डोनेट करता है, तो उससे भी उस इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी एड्स जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। उसके अलावा जो हम कंटेमिनेटेड सिरिंजेस या कंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑपरेशन के दौरान जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, एक बार इस्तेमाल करने के बाद उनको प्रॉपरली डिस्टिल या स्टेरिलाइज करना ज़रूरी है। सिरिंजेस एक सिरिंज एक बार ही इस्तेमाल होनी चाहिए, उसको स्टेरिलाइज करके यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम इस्तेमाल शुदा या कंटेमिनेटेड सिरिंजेस या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं तो उससे भी HIV ट्रांसमिट होता है। क्योंकि फ़र्ज़ करें, जस्ट सपोज कि अगर वो सिरिंजेस या वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स किसी ऐसे पेशेंट के लिए यूज़ की गई हैं जिसको एड्स था, तो इट मीन्स उनको बिना स्टेरिलाइज के जब आप इस्तेमाल करोगे, जो भी इंडिविजुअल यूज़ करेगा उसमें एड्स जो है या HIV जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। उसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए भी मदर से चाइल्ड में ट्रांसमिट होता है। और हेल्थ वर्कर्स जो अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनसे भी अगर उनमें से किसी को भी एड्स है या HIV उनकी बॉडी में, उनके बॉडी फ्लूइड्स में मौजूद है, तो इट मीन्स उन हेल्थ केयर वर्कर्स जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उनसे भी ट्रांसमिट हो सकता है। प्रिवेंशन क्या है इसकी? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अवॉइड किया जाए उस पर्सन के साथ जिसमें HIV मौजूद है। एक बार इस्तेमाल की गई इंजेक्शंस या सिरिंजेस को दोबारा ना इस्तेमाल किया जाए। निडल्स अगर यूज़ करनी भी है तो उनको प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज़ किया जाए। सिरिंजेस अगर यूज़ करनी भी है तो उनको प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज़ किया जाए। स्टेरिलाइज़ मतलब जो जर्म्स या जो जरासीम उसके अंदर मौजूद है, उस जरासीम से उसको पाक किया जाए। उसके अलावा अगर बर्तन वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं एड्स पेशेंट के, तो उनको भी पहले स्टेरिलाइज़ करना ज़रूरी है। वैक्सीनेशन का जैसे आपको बताया कि वैक्सीन जो है इसकी बनाई गई है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस की बेस पे बात करें तो जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस दिए गए हैं ह्यूमंस पर, जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं उस वैक्सीन की बेस पे, जो कि 2001 में किए गए थे साउथ अफ्रीका में, उसके अकॉर्डिंग अभी तक प्रॉपर ट्रीटमेंट फिर भी इसका अवेलेबल नहीं है, लेकिन वैक्सीन बनाई गई है, उस पर वर्किंग अभी प्रॉपरली चल रही है। आगे बात करते हैं इन्फेक्शन साइकिल की। एड्स इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसकी इन्फेक्शन साइकिल आती है। इन्फेक्शन साइकिल को बेटा आपने जैसी आपकी बुक पे बनी हुई है आप उसको वैसा ही ड्रॉ करोगे।
या आप उसको इस तरह कर सकते हो कि एक साइड पे अपने पेपर या शीट की एक साइड पे आप डायग्राम ड्रॉ करो, उसमें लेबलिंग करो प्रॉपर और उसके साथ नंबरिंग करो कि पहला स्टेप यहाँ पे है, दूसरा स्टेप इस साइड पे है, तीसरा स्टेप यहाँ पे आएगा, चौथा स्टेप यहाँ पे आएगा। उसके बाद आप उसके साथ ही दूसरी साइड पे ही आप उस पूरी डिस्क्रिप्शन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 के जितने भी इसके पॉइंट्स हैं इन्फेक्शन साइकिल के, आप उनको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो। हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपका स्टार्ट होगा, दैट इज अटैचमेंट, एंट्री एंड कॉइलिंग। एचआईवी की अटैचमेंट कहाँ पे होती है? एचआईवी की अटैचमेंट होती है CD4 रिसेप्टर साइट पे। CD4 रिसेप्टर साइट क्या है? ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होती है जो टी लिम्फोसाइट्स, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं, हमारे इम्यून सिस्टम के मेजर पार्ट हैं या मेजर सेल्स हैं, मेजर कंपोनेंट्स हैं, इनकी मेम्ब्रेन में ये ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद होती है, जिसकी वजह से वायरस की अटैचमेंट होती है और वायरस जो है वो ईजीली अपना होस्ट सेल के अंदर एंटर हो जाता है। होस्ट सेल के अंदर एंटर होने के बाद इसने अनकोट होना होता है। जैसे कि हमने बताया था, जैसे कि हमने अभी स्टार्ट में भी बात की है, ये एक इन्वेलप वायरस है। तो होस्ट के अंदर एंटर होने के बाद इसने अपने जेनेटिक मटेरियल को बाहर तो निकालना है, तो इट मीन्स ये अपने कैप्सिड को पहले निकालेगा, अपना कैप्सिड रिमूव करेगा, उसके बाद अपना इन्वेलप रिमूव करेगा, यानी कि इसकी अनकोटिंग होगी कहाँ पे? होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद सेकंड स्टेप में यहाँ पर मेंशन किया गया, ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 2 में भी ये चीज़ देखी थी कि जो डीएनए है इससे बनता है हमारे पास आरएनए, ठीक है। आरएनए से हमारे पास बनती हैं प्रोटीन्स। तो डीएनए से जो आरएनए बनता है, अगर इस आरएनए से दोबारा से डीएनए बना दिया जाए तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से जब आरएनए बनता है वो कौन सा प्रोसेस होता है? वो प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है। आरएनए से प्रोटीन्स बनती हैं, वो प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन का। लेकिन मैंने यहाँ पे कहा कि आरएनए से दोबारा डीएनए बनाया जाएगा तो दैट विल बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को उल्टा लेकर चल रहे हैं हम। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन नहीं करवा रहे, ट्रांसक्रिप्शन के बाद हम दोबारा से डीएनए बना रहे हैं। तो रेट्रोवायरसेस या एचआईवी वायरस यही काम करता है कि डीएनए से आरएनए बनाता है, अपने वायरल आरएनए को यूज़ करेगा, ठीक है। अपना जैसे ही होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में खुद को अनकोड करता है तो इसके पास जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है ये उसको यूटिलाइज करेगा। किस चीज़ के लिए यूटिलाइज करेगा? अपने खुद के आरएनए को एज अ टेम्पलेट यूज़ करता है। टेम्पलेट किसे कहते हैं? टेम्पलेट कहते हैं हम सांचे को। जैसे हम केक बेक करते हैं या जैली बनाते हैं, जैसे मैंने आपको मॉडल्स में भी बताया था, मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन में भी बताया था कि सांचे को हम कहते हैं। जैसे हम केक बेक करते हैं या जैलीज बनाते हैं तो हम उसको एक बाउल में या जिस भी बर्तन में डालते हैं वो जैली उसी शेप की बनती है, ठीक है। या केक जो है वो अगर आप एक लंबे बर्तन में डाल रहे हो तो उसकी केक जो है वो लंबाई के लिहाज से बनता है, ठीक है। तो जो उसका सांचा है उसको हम बेसिकली टेम्पलेट कहते हैं। तो यहाँ पे रेट्रोवायरसेस या एचआईवी वायरसेस क्या करते हैं? अपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इस्तेमाल करके अपने वायरल आरएनए यानी कि खुद के आरएनए को एज अ टेम्पलेट रखकर उससे एक डीएनए बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने एक आरएनए का स्ट्रैंड यूज़ किया, उस एक आरएनए स्ट्रैंड की कॉपी बनाई है, उसकी जो कॉपी बनेगी वो बन जाएगा आपके पास हाइब्रिड। हाइब्रिड किस चीज़ का होगा? एक जिसमें एक स्ट्रैंड आरएनए का होगा और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो डीएनए का होगा, ठीक है। यहाँ पे वायरल आरएनए से जो आगे दो स्ट्रैंड्स बनेंगे उसमें एक स्ट्रैंड होगा आरएनए का और दूसरा स्ट्रैंड होगा डीएनए का। अब ये सारा प्रोसेस जो है ये काम चल रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से। अब यहाँ पे जो आरएनए और डीएनए का हाइब्रिड बनेगा उससे डीएनए का जो स्ट्रैंड है, उस हाइब्रिड में से डीएनए के स्ट्रैंड को यूटिलाइज किया जाएगा किस काम के लिए? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाने के लिए, ठीक है। सो पॉइंट क्लियर हुआ। जैसे हमने डिफाइन किया था, रेट्रोवायरसेस वो वायरसेस हैं जो अपने सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है? अपने आरएनए को यूज़ करके पहले डीएनए हाइब्रिड बनाया है, आरएनए डीएनए का हाइब्रिड बनाया, फिर उसमें से डीएनए स्ट्रैंड को यूज़ करके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की प्रोडक्शन की है। तो यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास डायग्राम में लेबल्ड है, डायग्राम को एक दफ़ा देख लेते हैं कि जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ये इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। यानी कि किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे? जहाँ पे होस्ट का डीएनए मौजूद है, होस्ट के क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, वायरस अपने डीएनए को वहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा अटैक या इन्फेक्ट करने के लिए। और हमारा डीएनए यानी कि हम ह्यूमंस के साइकिल पढ़ रहे हैं, एचआईवी के साइकिल पढ़ रहे हैं, आप ह्यूमंस की बेस पे पढ़ रहे हो, तो इट मीन्स ये कहाँ पे हमारा जेनेटिक मटेरियल, हमारे क्रोमोसोम्स, डीएनए कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? सेल के न्यूक्लियस में। तो इट मीन्स के
अपना जो वायरस है अपना वायरस अपना डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसमिट करवाएगा। जैसे ही इसने न्यूक्लियस के अंदर अपने डीएनए को ट्रांसमिट करवाना है, इसका डीएनए होस्ट के डीएनए का पार्ट बन जाएगा, होस्ट के क्रोमोसोम का पार्ट बन जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको लेबलिंग नज़र आ रही है, कुछ पोर्शन जो है यहाँ पे वो होगा क्रोमोसोम का, होस्ट के क्रोमोसोम का, कुछ पोर्शन जो है वो होगा वायरस का डीएनए होगा। यानी कि अगर हम इसको डायग्रामेटिकली यहाँ पे ड्रॉ करें तो जस्ट सपोज ये हमारे पास है होस्ट का डीएनए, ठीक है, और यहाँ पे मैं दूसरा बीच में पोर्शन बनाती हूँ, दिस वन वायरस का डीएनए। ये पोर्शन जो होगा दिस विल बी द प्रो वायरस, ठीक है। यहाँ पे यानी कि होस्ट का डीएनए, होस्ट के डीएनए के अंदर जब वायरस अपने डीएनए को इंटीग्रेट करवाता है, उसका पार्ट बनाता है, तो इट मीन्स ये होस्ट के अंदर एज अ प्रो वायरस रहता है। सेम वही चीज़ जो हमने प्रोफेज की बेस पे बताई थी कि जब फेज वायरस यानी कि बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं या बैक्टीरिया के क्रोमोसोम का पार्ट बन जाते हैं तो वो एज अ प्रोफेज रहते हैं। उसी तरह से HIV जो है ये एज अ प्रो वायरस रहता है। कैसे? होस्ट के क्रोमोसोम या उसके डीएनए का पार्ट बन के, अपने डीएनए को उसके अंदर उसके होस्ट के क्रोमोसोम या डीएनए का पार्ट बनाकर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास थर्ड स्टेप, दैट इज वायरल आरएनए और वायरल प्रोटीन्स की प्रोडक्शन होगी। वायरल आरएनए और प्रोटीन्स की प्रोडक्शन मतलब वायरस ने अब क्योंकि वो होस्ट के डीएनए के अंदर उसका पार्ट बन के रहा है तो यहाँ पे पहले करवाएगा ट्रांसक्रिप्शन, मतलब आरएनए की प्रोडक्शन होगी। आरएनए की प्रोडक्शन के बाद यहाँ पे होगी ट्रांसलेशन, दैट इज़ ये अपनी प्रोटीन्स बनाएगा। अपनी प्रोटीन्स इसने किस लिए बनानी है? अपनी प्रोटीन्स ये बनाएगा कैप्सिड बनाने के लिए। कैप्सिड बनेगा तभी तो अपने जेनेटिक मटेरियल यानी कि अपने आरएनए को उस कैप्सिड के अंदर स्टोर करेगा, यानी कि इनक्लोज करेगा। उसके बाद फिर इसके अंदर एनवेलप की फॉर्मेशन होती है। तो थर्ड स्टेप में इसने पहले वायरस का आरएनए बनाना है। प्रो वायरस के तौर पे ये क्रोमोसोमल डीएनए होस्ट के क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर मौजूद था, वहाँ से पहले इसने ट्रांसक्रिप्शन करनी है, मतलब वहाँ से पहले खुद का आरएनए बनाना है जो यहाँ पे बना हुआ था, ऑलरेडी बना हुआ था, जो आरएनए डीएनए का हाइब्रिड बनने के बाद डिग्रेड हो गया था, टूट गया था। इसने दोबारा से अपना आरएनए बनाना है, अपना खुद का आरएनए बनाएगा, उस आरएनए से अपनी प्रोटीन्स बनाएगा। जैसी वो प्रोटीन्स बनेंगी उसके बाद फोर्थ स्टेप आ जाता है, दैट इज असेंबली। असेंबली मतलब इकट्ठा करना, असेंबलेज, नॉट मॉर्निंग असेंबली। ये वो असेंबली है जिसमें आप कह रहे हो कि यहाँ पे आरएनए की जो चीज़ें बन गई हैं, आरएनए और प्रोटीन जो वायरस की बन गई हैं चीज़ें, उनको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करके करने का मतलब क्या है? कैप्सिड बना, कैप्सिड के अंदर आरएनए, अब वायरस का आरएनए गया, वायरस के एंजाइम्स गए, ठीक है। तो यहाँ पे वायरल आरएनए की प्रोडक्शन हुई थी होस्ट के डीएनए को कंट्रोल करके, होस्ट के डीएनए को यूज़ करके वायरस ने अपना आरएनए बनाया, आरएनए से प्रोटीन्स और प्रोटीन से आगे फर्दर जिन एंजाइम्स की जरूरत थी वो उसने बना लिया। अब असेंबली में उसने क्या करना है? इन सारी चीज़ों को उसने इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद ये जो इसकी प्रॉपर शेप है, इसका कैप्सिड बनेगा, कैप्सिड के अंदर इसका आरएनए मौजूद होगा और उसके साथ साथ उसका खुद का जो एंजाइम है उसकी प्रोडक्शन हो जाएगी, ठीक है, उसको इनक्लोज करवा दिया जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास आरएनए। अब इसने बाहर निकलना है, रिलीज़ होना है। रिलीज़ के टाइम पे क्या होगा? रिलीज़ के टाइम पे पहले ये होस्ट की जो ये मेम्ब्रेन है उसके साथ अटैच होगा, उसके साथ अटैच होने के बाद ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर में चेंज होगा, मतलब एक कहने के यहाँ से मेम्ब्रेन जो है वो उभरना शुरू होगी, आउटग्रोथ सी बनेगी। जैसे ये उभरेगा इसके अंदर इनक्लोजमेंट होगी, यानी कि यहाँ पे देखें वायरस इनक्लोज हो गया और इनक्लोज होने के बाद ये इस तरह से होस्ट सेल्स की बॉडी से अलग हो जाएगा। इसने अपना काम यहाँ पे कर दिया है। अपना काम इसने क्या किया? इसने टी सेल्स को वाइट ब्लड सेल्स पे अटैक कर दिया, उनके इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर दिया और अपनी कॉपीज़ भी बना ली हैं। अब जैसे ये वायरस बाहर आता है, ये नेक्स्ट जो भी सेल इम्यून सिस्टम के वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होंगे उन पे अटैक करेगा, उनको वीक करेगा। तो इट मीन्स नंबर ऑफ टी सेल्स डिक्रीज होने का मतलब क्या है? इम्यून सिस्टम का वीक होना, इम्यून सिस्टम का फेल हो जाना, और हमारी बॉडी में हर तरह की वो डिजीज़ होगी क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उन डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी को डिफेंड नहीं कर सकता, जिनकी वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट डिजीज़ जो है वो अकर करेंगी, ठीक है। तो ये थी हमारे पास इन्फेक्शन साइकिल। HIV की एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। पहला स्टेप हमने बताया कि अटैचमेंट और एंट्री होगी और कॉइलिंग होगी, अनकॉइलिंग आप कह सकते हो, उसमें कॉइलिंग नहीं, सॉरी, अनकॉइलिंग होगी। दूसरा इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी और होस्ट के डीएनए के अंदर अपने डीएनए को इंसर्ट किया जाएगा। फिर होस्ट के डीएनए को यूज़ करके पहले अपना आरएनए और फिर प्रोटीन्स और एंजाइम्स बनाए जाएंगे। फिर सारा जो इसका बॉडी पार्ट्स बने हैं उनको इकट्ठा करके होस्ट सेल से बर्ड की शक्ल में अलग होकर रिलीज़ हो जाएगा और बाकी नेक्स्ट जितने भी सेल्स मौजूद होंगे उन पर अटैक करना शुरू करेगा। इसको बेटा आपने पूरी डायग्राम को, इसकी डिस्क्रिप्शन को, इसके स्टेप्स को, इसके डिटेल्स को लॉन्ग के लिहाज से तैयार करना है। नेक्स्ट एंड अदर वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs की बेस पे अपनी टॉपिक तैयार करना है, दैट इज़ हेपेटाइटिस। अब यहाँ पे हेपेटाइटिस को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं ये ITIS, इट इज़,
जहाँ पे जिस डिसीज़ में इटिस का वर्ड यूज़ होता है उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है, ये इन्फ्लेमेशन उसका मतलब होता है, मतलब ब्लड वेसल्स फट रही हैं उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, रेडनेस हो जाती है, क्लॉट्स बन जाते हैं, या जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन कहते हैं सोजन को, ठीक है, सूजन को, स्वेलिंग को, वो जहाँ पे स्वेलिंग हो रही है वहाँ पे वो हिस्सा गर्म हो जाता है, वहाँ उस जगह पे फीवर हो जाता है, ठीक है। और दूसरा जो हमें वर्ड है हिपैट, हिपैट जो है ये टर्म यूज़ होती है लिवर के लिए। तो इट मीन्स के लिवर की इन्फ्लेमेशन को हम हेपाटाइटिस कहते हैं। हेपाटाइटिस के मेन रीज़न या कॉज क्या है, वायरल इन्फेक्शन, वायरस की वजह से भी हो सकता है, कोई टॉक्सिक एजेंट भी हो सकता है, या कोई ड्रग वगैरह भी हेपाटाइटिस की कॉज हो सकती हैं। सिम्टम्स क्या हैं, पीला यरकान, जॉन्डिस जिसको आप कहते हो, पेट में दर्द, एब्डोमिनल पेन, हमारे जिगर का फूल जाना, लिवर इनलार्जमेंट, थकावट दैट इज़ फटीग, और समटाइम्स फीवर, बुखार भी होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस जो है वो माइल्ड भी हो सकता है, माइल्ड हम कहते हैं अगर इसके असर बहुत ज़्यादा ना हो, हल्का फुल्का जिसको आप कहते हो। समटाइम्स ये एक्यूट, बहुत सीवियर, बहुत सख्त भी हो सकता है। और अगर हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट प्रॉपरली ना हो, अनट्रीटेड कंडीशन हो, तो इसकी वजह से लिवर डैमेज हो सकता है, लिवर कैंसर कॉज हो सकता है। हेपेटाइटिस की डिफरेंट 6 से 7 डिफरेंट टाइप्स हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, और उसके बाद हेपेटाइटिस एफ एंड जी। सबसे पहले बात करते हैं हेपेटाइटिस ए की। हेपेटाइटिस ए सबसे पहला जो हेपेटाइटिस डिस्कवर हुआ था दैट वाज हेपेटाइटिस ए। अब इसको हम इन्फेक्टिस, पहले जो इसका नाम दिया गया था दैट वाज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जरासीम से हुआ था। जरासीम कौन सा था, वायरस था, ठीक है। जो जर्म इसमें इसकी डिस्कवरी के लिहाज से बताया गया था जिसकी वजह से ये हेपेटाइटिस ए होता है दैट वाज वायरस HA वायरस, उसे कहते हैं हेपेटाइटिस ए वायरस, ठीक है। H वायरस जो है वो इसकी मेन इन्फेक्टिस एजेंट है, कहने की मेन इन्फेक्टियस एजेंट या डिजीज कॉजिंग एजेंट है। तो हेपेटाइटिस ए जिस वायरस की वजह से होता है वो RNA नॉन इन्वेलप वायरसेस हैं, ठीक है। HAV जो है वो वायरस प्रॉपर हेपेटाइटिस ए वायरस का क्या डिजीज कॉज करता है, ये इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कॉज करता है। इसका नाम इन्फेक्शियस इसलिए दिया गया था क्योंकि पहला इसका नाम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस इसलिए था क्योंकि ये एक जरासीम से जरासीम की वजह से इन्फेक्शन के तौर पे नज़र आना शुरू हुआ था, तो इसलिए इसको हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी कहते हैं। लेकिन अब इसका प्रॉपर नाम जो है टेक्निकली इसको आप हेपेटाइटिस ए कहते हो। जेनेटिक मटेरियल इस वायरस का होता है RNA, तो इट मीन्स ये RNA नॉन इन्वेलप वायरसेस हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से जो हेपेटाइटिस ए डिजीज़ होती है वो माइल्ड होती है, मतलब इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं होती है, उसके असरात थोड़ी देर के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, लेस विरुलेंट है, यानी कि इतनी ज़्यादा कह लें कि स्प्रेडिंग वाली नहीं होती है, कहने कि इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं होती, इतनी ख़तरनाक नहीं होती है। ट्रांसमिट हो सकती है फ्रॉम द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से कैसे ट्रांसमिट होती है, फीसिस के ज़रिए। फीसिस मतलब फीसिस हम कहते हैं वेस्ट मटेरियल्स को, ठीक है, जो बॉडी से रिलीज़ किए जाते हैं या खारिज किए जाते हैं। अब इससे इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के फीसिस से कैसे ट्रांसमिट हो सकती है, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स के, अगर उनको ऐसे ही किसी भी जगह पे फेंक दिया जाए, ठीक है, वेस्ट मटेरियल कंस्ट्रक्ट करके कहीं भी फेंक दिया जाए, उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ ना किया जाए, तो उस पर जो मक्खियाँ बैठेंगी उन मक्खियों के अंदर वो वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। उस मक्खी के ज़रिए से, जो मक्खियाँ आम घरों में भी पाई जाती हैं, जब वो किसी भी हमारे खाने वाले खुराक पे, हमारी खाने वाली फूड पे अगर आके वो बैठती है तो उससे वो वायरस हमारी बॉडी में ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसलिए ये फीसिस, इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स की फीसिस के जरिए भी ट्रांसमिट हो सकती है, लेकिन इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है, नहीं कि इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो हम हेपेटाइटिस ए की ट्रांसमिशन जो है उसको हम ओरोफिशियल ट्रांसमिशन भी कह सकते हैं, ठीक है, ओरोफिशियल ट्रांसमिशन भी कहते हैं। ओरो मतलब माउथ, फिशियल मतलब इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का फीसिस से ट्रांसमिट होती है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें हेपेटाइटिस बी, मोस्ट डेंजरस फॉर्म, इसको काला यरकान कहते हैं। हेपेटाइटिस ए के बाद जिस हेपेटाइटिस की डिस्कवरी हुई थी दैट वाज हेपेटाइटिस बी। सेकंड मेजर फॉर्म है हेपेटाइटिस की, इसको पहले इसका नाम जो दिया जाता है इसको हम सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। सीरम हेपेटाइटिस इसलिए बिकॉज सीरम से इसकी डिस्कवरी हुई है, या इसकी ट्रांसमिशन जो है वो सीरम से होती है। सीरम क्या चीज़ है, हम बात करते हैं पहले ब्लड की। ब्लड आपको पता है 2 चीज़ों से बना होता है, एक प्लाज्मा और एक ब्लड सेल्स। ब्लड के प्लाज्मा में से अगर आप ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स रिमूव कर दो, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स जिनसे हमारी बॉडी के अंदर खून जमता है, अगर आप उन फैक्टर्स को रिमूव कर दो तो उसके अंदर जो पीछे चीज़ बचेगी दैट विल बी सीरम,
ठीक है। तो सीरम की ट्रांसफ्यूजन की वजह से, सीरम की वजह से जो डिजीज़ वायरल इन्फेक्शन होती है उसको हम सीरम हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस बी कहते हैं। जो वायरस इस हेपेटाइटिस को स्प्रेड करता है या इसकी मेन पॉजिटिव रीज़न है, जो एजेंट है, वो है हेपेटाइटिस बी वायरस, जो कि डीएनए वायरस है। एशिया में, चाइना में, फिलीपाइंस, अफ्रीका और मिडल ईस्ट, इन एरियाज़ में, इन रीजन्स में सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस बी बहुत ज़्यादा कॉमन रह चुका है। इसकी रीजंस क्या हैं या इसकी ट्रांसमिशन कैसे हो सकती है? बॉडी फ्लूइड्स के जरिए ट्रांसमिट होती है। अब बॉडी फ्लूइड्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? बॉडी फ्लूइड्स में हमारा ब्लड आ जाता है, ब्लड में जो सीरम मौजूद है वो होता है, ब्रेस्ट मिल्क होता है जो मदर से चाइल्ड में जाता है, उसके बाद सेलाइवा, थूक जो है, उससे भी हेपेटाइटिस बी जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी हो सकता है ट्रांसमिट। उसके अलावा ड्यूरिंग बर्थ जो है, जब बॉडी फ्लूइड्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, उस टाइम पर भी हेपेटाइटिस बी का वायरस जो है वो, या हेपेटाइटिस बी जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। इसका अटैक जो है वो एक्यूट भी हो सकता है, डिफरेंट सिम्टम्स अपीयर होते हैं अगर इसका अटैक जो है वो काफ़ी सीवियर हो लेकिन थोड़ी देर के लिए हो तो। फैटीग हो सकती है, थकावट, जॉन्डिस, पीला यरकान हो सकता है, पीला यरकान हो सकता है। उससे आगे फर्दर अगर आप देखें तो काला यरकान भी हो सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की शिद्दत जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा अगर हेपेटाइटिस की इन्फेक्शन क्रोनिक है, ठीक है, तो लिवर के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। क्रोनिक कंडीशन होती है पुराना, जिसको आप कहते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म, ज़्यादा देर के लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता असर करता है। जैसे एक्यूट की अगर हम बात करते हैं तो एक्यूट में जैसे आप कह सकते हो कि जैसे अगर हम कहते हैं कि जो खसरा है, मीजल्स जो हैं, वो हम कहते हैं कि लाइफ में एक बार होता है। इसी तरह हेपेटाइटिस बी भी जो है वो लाइफ में एक बार ही होता है। एक बार ही होने का मतलब क्या है कि समटाइम्स ये होता है कि पेशेंट्स जो हैं वो रिकवर कर जाते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन जो है अगर वो कम्प्लीटली रिकवर कर जाए तो उसके बाद दोबारा उसको हेपेटाइटिस बी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये वायरस जिस इंडिविजुअल या अपने जिस होस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको वायरस जो है उसको इम्यून, प्रॉपरली इम्यून बनाकर, पूरी तरह से उसके इम्यून सिस्टम को प्रॉपर वर्किंग में छोड़ के अपनी होस्ट की बॉडी से बाहर निकलता है। इसलिए हेपेटाइटिस पूरी लाइफ में एक बार होता है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन रिकवर हो गया है तो उसमें दोबारा हेपेटाइटिस बी नहीं होता है। क्रोनिक के केस में अगर हम देखें तो जैसे हम कहते हैं ना, दीमक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लकड़ी खाते और आहिस्ता आहिस्ता लकड़ी खाते खाते उसको ख़त्म कर देती है। क्रोनिक कंडीशन भी ऐसी होती है कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये मर्ज जो है वो एक अपने इन्फेक्टेड पर्सन को, यानी कि मरीज़ के अंदर जो है आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता उस पर अटैक करता है और आहिस्ता आहिस्ता इतना कह लें कि इसका अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए और ये आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी में अगर स्प्रेड हो जाए मैंने कि पूरी तरह से इन्फेक्शन कॉज कर दे बॉडी पार्ट्स में या लिवर में सिर्फ, तो लिवर डैमेज हो जाता है और पर्सन या जो मरीज़ है उसकी डेथ हो सकती है। जबकि एक्यूट के केस में ये चीज़ नहीं होती है। एक्यूट में होता है कि थोड़ी देर के लिए होता है लेकिन काफ़ी सख्त होता है। लेकिन अगर बहुत सीवियर कंडीशन है, यानी कि अगर एक्यूट अटैक है, बहुत सख्त अटैक है, तो लिवर के डैमेज होने के चांसेस भी होते हैं। वैक्सीनेशन इसकी अवेलेबल है, यानी कि आप इसकी जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन बनाई जा चुकी है। तो अगर इसकी वैक्सीन प्रॉपर करवाई जाए और अगर इन्फेक्टेड पर्सन या मरीज़ जो है वो रिकवर कर जाए तो हेपेटाइटिस दोबारा नहीं हो सकता। हेपेटाइटिस सी जब डिस्कवर हुआ था तो उस टाइम पे कहा गया था कि ये ना तो हेपेटाइटिस ए की तरह का है, ना ही हेपेटाइटिस बी की तरह का, तो इसलिए पहले इसको नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस कहा जाता था। लेकिन उसके बाद इसको प्रॉपर्ली हेपेटाइटिस सी का नाम दिया गया था। हेपेटाइटिस सी वायरस HCV की वजह से होता है। दीज आर RNA इन्वेलप्ड वायरसेस हैं। ये इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। हेपेटाइटिस ए और बी के निस्बत ये कम सीवियर होते हैं, लेकिन अगर इसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर ना की जाए तो इससे दूसरे क्रोनिक लिवर डिजीज़ हो सकती हैं। ठीक है, क्रोनिक लिवर डिजीज़ का मतलब क्या है कि लिवर की कोई भी दूसरी डिजीज़ हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी को डिफेंड नहीं कर पाता। वजह क्या है कि हेपेटाइटिस सी का जो जीन होता है वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मतलब वो अपनी शक्ल जो है बार बार चेंज करता रहता है, इसलिए हमारे इम्यून सिस्टम के लिए मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को डिटेक्ट करना कि हेपेटाइटिस सी का जीन या जो उसकी शक्ल है वो किस तरह की है, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी को डिफेंड नहीं कर पाता, इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाता। ट्रांसमिशन इसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू होती है। उसके अलावा मदर से चाइल्ड में होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकती है या प्रेगनेंसी के बाद भी हो सकती है, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू भी होती है। इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स ही हैं जिनके ज़रिए आप हेपेटाइटिस सी से बच सकते हो। रिमेनिंग टाइप्स हेपेटाइटिस डी, इसकी ज़्यादा डिटेल गिवन नहीं है, इसलिए आप इसको MCQs के तौर पे तैयार करोगे। इसको हम डेल्टा हेपेटाइटिस भी कहते हैं। हेपेटाइटिस ई जो है ये इन्फेक्टेड पर्सन की फीसिस के थ्रू भी कंटेमिनेट या ट्रांसमिट होता है। हेल्बर और उसके को वर्कर्स ने 2001 में ये चीज़ डिस्कवर की थी कि हेपेटाइटिस ई जो है वो पिग के ज़रिए ट्रांसमिट होता है। वो लोग
जैसे फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आपको पता है कि सूअर का गोश्त खाया जाता है, ठीक है। पिग का गोश्त जो लोग खाते हैं उनसे उनको हेपेटाइटिस ई के चांसेस या उनमें हेपेटाइटिस ई डिजीज़ जो है उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब जैसे अगर हम अपनी बात करें, हम बीइंग अ मुस्लिम अगर हम बात करें, तो इस्लाम में, हमारे दीन में, ये एनिमल जो है इसको हलाल करार नहीं दिया गया। तो ये इट मीन्स कि हमारा दीन जो है वो मुकम्मल है। हमारे लिए जो चीज़ अनहेल्थी है, हमारे अल्लाह ताला ने उस चीज़ को पहले से ही हमारी डाइट में से कहना कि हमारे लिए उसको हराम करार दे दिया गया है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? किसी भी तरह की हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए है, बी है, या कोई भी आपको कहने के टाइप हेपेटाइटिस की टाइप आप देखते हो, तो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? साफ़ सुथराई, साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है, यानी कि हाइजेनिक मेजर्स को देखना ज़रूरी है। जो भी आप फूड इनटेक करते हो, जो भी डाइट आप लेते हो, उसका फ्रेश होना ज़रूरी है। जो भी डाइट या जो भी फल आप खाते हो वो वायरस या कंटेमिनेटेड या पॉजिटिव एजेंट से पाक होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए। उसके अलावा कोई भी डोनर, कोई भी पर्सन अगर ब्लड डोनेट कर रहा है, ऑर्गन डोनेट कर रहा है, या इवन टिश्यू डोनेट कर रहा है, तो पहले उसकी स्क्रीनिंग ज़रूरी है, यानी कि पहले उसके ब्लड को, उसके ऑर्गन को टेस्ट किया जाए कि इसमें कोई HIV का वायरस, कोई पार्टिकल या तो मौजूद नहीं है, या ये इसका ब्लड या ये पर्सन जो है ये एड्स से इन्फेक्टेड तो नहीं है। उसके अलावा एक जो बेसिक प्रिवेंटिव मेजर है वो है रूटीन की वैक्सीनेशन। जैसे पोलियो की वैक्सीनेशन होती है उसी तरह से हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन भी दी जाती है, लेकिन जिस टाइप की वैक्सीनेशन नहीं है उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स ये है कि आप हाइजेनिक मेजर्स करो। ब्लड अगर ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है भी तो ब्लड की स्क्रीनिंग के ज़रिए ही, ब्लड स्क्रीनिंग के बाद ही ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र या ट्रांसफ्यूज़ किया जाए। तो यहाँ पे हमारा बेटा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। आपने ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लॉन्ग के तौर पे तैयार करने हैं। एड्स वाले टॉपिक में से इंपॉर्टेंट लॉन्ग इन्फेक्शन साइकिल है, और हेपेटाइटिस कंप्लीट नोट आता है लॉन्ग में। तो आपने इसका सारा कुछ, इसकी ट्रांसमिशन, इसकी टाइप्स, इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स, इसकी कॉजेटिव एजेंट्स, इसकी डेफिनेशन, सब कुछ अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, सब कुछ अच्छी तरह से आपने बेटा याद करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटा इस चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज़ करो, और जो भी क्वेश्चन है इस चैप्टर के से रिलेटेड या जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स आपके भी हुए हैं चैप्टर 5 के, कोई भी टॉपिक उसमें से आपने पूछना हो या जो पॉइंट क्लियर ना हुआ उसको नोट डाउन करके रखें। इंशाल्लाह हम अपनी लाइव क्लास में उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।